हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और लाइव सेशन में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। 16 जुलाई 2025। आप सबके कमेंट्स, क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उनका जवाब देना लिखकर मुश्किल होता है। तो मुझे लगा कि लाइव सेशन में आके जो कुछ कॉमन सवाल हैं उनका मैं जवाब दूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। अगर लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल शुरुआत करते हैं यूजी पीजी से ही। यूजी से जैसा कि आपको पता है कि अब आराम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से CUSB के समर्थ पोर्टल पर आप जाएं, पोर्टल पर जाकर आपको अपने को खुद को रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है। आप जाइए, अपने जो आपका CUSB से पहले जो आपने CUET का एग्ज़ाम दिया था, CUET के एप्लीकेशन नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने लॉगिन आईडी यानी अपने आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जो कोर्सेज़ हैं, जो आपके पेपर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, जो पेपर कोड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया है, सिर्फ उन्हीं पेपर कोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई और पेपर कोड से एग्ज़ाम दिया है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की जो लिस्ट के कोर्सेज़ हैं, जो 23 है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ज़्यादातर कोर्सेज़ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन है और साथ ही साथ इंग्लिश भी है। जैसे BLLB की बात करें, BBLLB की बात करें, BSc BEd BA BEd, या इसके अलावा कुछ और कोर्सेज़ हैं जिसमें ये दो सब्जेक्ट, ये दो पेपर हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए। वहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोग इतने कंफ्यूज हैं, वो बोल रहे हैं कि 750 का मेरा एग्ज़ाम हुआ है, कोई 1250 लिख रहे हैं। सिर्फ 500 मार्क्स चाहिए। केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके साथ 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट, या तो मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या फिर एग्रीकल्चर। ये 4 सब्जेक्ट्स में से किसी एक भी सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे केमिस्ट्री के साथ। अगर आपने चारों दिया है तो जिसमें बेस्ट मार्क्स आया है उस मार्क्स के साथ आप अप्लाई करें, ताकि काउंसलिंग के बाद जब मेरिट निकले तो उसमें आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हों। कम मार्क्स वाले पेपर क्लेम करेंगे तो हो सकता है एडमिशन के चांसेस कम हो जाएं। वहीं कुछ कोर्सेज़ हैं आमतौर पे, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी वही हाल है। इंग्लिश के साथ साथ GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का भी सेम पेपर कोड है। तो ये कॉमन चला है। वहीं एक कुछ ऐसे पेपर्स हैं जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 7 कोर्सेज के लिए, अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है तो आपने 7 UG PG कोर्सेज के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जितने ज़्यादा कोर्सेज आप ऐड करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स ऐड करेंगे, उतनी फ़ी आपको ज़्यादा देनी होगी। एक के लिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 फ़ी है। वहीं अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं तो एक पेपर के लिए यानी एक प्रोग्राम की काउंसलिंग के लिए आपको 200 रुपये देने हैं। वहीं अगर आप नंबर ऑफ़ कोर्सेज इंक्रीज़ करते हैं, एक से ज़्यादा करते हैं, अगर आप जनरल OBC EWS से हैं तो 500 + 500 1000 रुपीज़ हो जाएगा। 3 कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। अगर आपने 7 का किया तो 3500 हो जाएगा। यही अमाउंट SC ST और PWD के लिए 200 + 7 1400 हो जाएगा। ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, ये पैसे आपको वापस नहीं होंगे। इसके बाद जैसा कि यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है, 21 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 24 जुलाई को पहली कट ऑफ आएगी और 24 जुलाई से 28 जुलाई तक आप, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हैं तो आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगी। कितनी फ़ी है, एनेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, एनेक्चर में देख लीजिए। ये फ़ीस सिर्फ एक सेमेस्टर की आपको बता दें। अगर आपके कोर्स अगर 10 सेमेस्टर के हैं, जैसे BLLB, अगर अभी फ़िलहाल एडमिशन के टाइम में 13,000 लग रहा है तो अगले सेमेस्टर से करीब करीब 7 से 8,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, देखेंगे आप, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पढ़ाई का कितना खर्च आएगा। ये टाइटल है, पिछले हफ्ते मैंने अपलोड किया था, उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। वहीं अगर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, 32,800 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन है।
तो नेक्स्ट सेमेस्टर से ये अमाउंट 25 या 26 हज़ार के आसपास रह जाएगा। और ये पूरा एक शीट बना हुआ है जो उसी वीडियो में मैंने बताया है। वहीं अगर डी फार्मा की बात करें तो 1 साल का जो फ़ी है पूरे 1 साल का 51,600 रुपये रखा गया है। तो 2 साल का कॉस्ट करीब करीब 1 लाख से ऊपर आ जाएगा, सिर्फ एडमिशन फ़ी है। इसमें हॉस्टल फ़ी या मेस फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। इन सब सवालों पे भी मैं आऊँगा कि हॉस्टल फ़ी कितनी है, मेस फ़ी कितनी है। तो एडमिशन फ़ी को लेकर और पूरे पढ़ाई के खर्च को लेकर जो आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो क्लियर है। जो एडमिशन फ़ी दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले सेमेस्टर के लिए है। वहीं अगले सेमेस्टर यानी जनवरी में फिर से आपको फ़ी देनी होगी, वो फ़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मेस फ़ी के बारे में आप लोग पूछते हैं कि मेस फ़ी कितनी है, हॉस्टल अलॉटमेंट। देखिए, हॉस्टल सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने अपने सीनियर्स पीजी वालों का देखा, जितने एडमिशन्स होते हैं उसमें से बॉयज़ को हॉस्टल कम मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ एक ही बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें 600 सीटें हैं। उसमें पुराने स्टूडेंट्स भी रहते हैं, नए स्टूडेंट्स आएंगे लेकिन पुराने स्टूडेंट्स तो रह ही रहे हैं, तो वो तो रहेंगे ही। आप एडिशनल हैं तो आपके लिए सीटें कुछ कम होंगी। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में कोशिश की जाती है कि ज़्यादा गर्ल्स को एकोमोडेट कर दिया जाए। करीब करीब गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल 2 हैं, दोनों को मिला के करीब करीब 800 सीटें हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल मिला के करीब करीब टोटल 1500 सीटें ही हैं। और एडमिशन पूरा मिला लें अगर बॉयज़ और गर्ल्स को, पुराने और नए, तो करीब करीब एट अ टाइम यूनिवर्सिटी में मोर देन 2000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्टल चाहिए होता है। तो सबको हॉस्टल मिलता नहीं है। आपके CUT के स्कोर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में जो भी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ज़्यादा आपको समझना है तो आप अपने PG वालों का अलॉटमेंट लिस्ट देख लीजिए कैसे आया है। कैटेगरी वाइज हॉस्टल मिलता है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD। तो हर कैटेगरी के लिए जितने टोटल एडमिशन होते हैं उसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर ऑफ़ सीट्स, मैं सीट इसलिए कहूँगा कि सिंगल रूम तो मिलता नहीं है, वो रूम जो शेयर्ड रूम है, शेयर्ड रूम में आपको सीट मिलती है। तो अगर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, जो कि प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, पहले आपका UG में एडमिशन हो जाएगा। 30 जुलाई को एडमिशन लिस्ट आएगी। एडमिशन लिस्ट में आपका नाम होगा और उसी दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आएगी, गूगल डॉक्यूमेंट आता है, उसमें कहा जाता है कि आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कीजिए। तो आप अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 30 जुलाई के आसपास या उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि ये टारगेट रहता है कि 4 अगस्त को जो आपका सेशन शुरू होना है उससे पहले पहले आपको हॉस्टल दे दिया जाए। क्लियर है, उससे पहले पहले आपको हॉस्टल दे दिया जाए। तो पहली लिस्ट में जो लोग आते हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल मिलना बहुत आसान है। जिस दिन आप आएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को फिल करके आपको सबमिट करना पड़ता है और आपको 16,000 एक सेमेस्टर का, भले ही आप अगस्त से रह रहे हो लेकिन जुलाई के भी फ़ीस को आपसे लिया जाएगा। हॉस्टल की सीट का जो रेट है 1500 रुपये वो लिया जाएगा, यानी पूरा एक सेमेस्टर की फ़ी आपके लिए ली जाएगी। हॉस्टल की जो 16,000 होता है उसमें से 9,000 रुपये 6 महीने का हॉस्टल के बेड का रेंट है, 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 1,000 रुपया मेंटेनेंस का लिया जाता है 1 साल का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं 3,000 रुपये मेस सिक्योरिटी फ़ी और 3,000 रुपये हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जो रिफंडेबल है। जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो वो अमाउंट वापस कर दिया जाता है। तो अगर आप फिर आप सवाल आता है कि मेस भी है यूनिवर्सिटी में, तो मेस का एवरेज, मेस का जो 1 महीने का आता है करीब करीब वो आपको 3500 रुपये पे करने होंगे। तो 3500 प्लस हॉस्टल का अगर आप जोड़ लेते हैं तो 5,500 रुपये आपका एक्सपेंस है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ रहने और खाने का। इसके अलावा किताबें अलग हैं। लाइब्रेरी में किताबें आपको मिलेंगी, सारी किताबें हर किसी को इशू नहीं होगा, किताबें तो ख़रीदनी ही पड़ेंगी आपको। कुछ किताबें लाइब्रेरी में हो सकती हैं लेकिन वो आपको परमानेंटली इशू होंगी नहीं, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होंगी। आप लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में भी उन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो क्लियर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबके सवाल इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आगे मैं डॉक्यूमेंट्स पे भी आऊँगा और उस पर डॉक्यूमेंट्स पे तो मैं सीरीज़ में वीडियो आज भी अपलोड किया हूँ। आज मैंने मेडिकल से फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, गैप सर्टिफिकेट कर दिया। अब OBC कैटेगरी के लिए जो लोग हैं उनके लिए क्या सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, EWS के लिए क्या होता है, SC ST के लिए क्या होता है, PWD के लिए क्या होता है, वो भी वीडियोज़ में बनाकर अपलोड करूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपके सवाल आते हैं तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाएंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होगा। आप स्टेट लेवल फॉर्मेट में बना के उस डॉक्यूमेंट को
फ़िलहाल तो आप अपलोड कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जैसा कि यूनिवर्सिटी के नोटिस में दिया हुआ है कि 31 अक्टूबर 2025 तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है, दिखाना है, तो उस वक्त का टाइम आपको मिलेगा। तो फ़िलहाल अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कोई परेशानी है, आपने अप्लाई किया अभी तक मिला नहीं है, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, चाहे आपकी डिग्री हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, यूनिवर्सिटी ने एक एनेक्शर दिया है, आपने देखा होगा, अंडरटेकिंग एनेक्शर 4, उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए। और उसको कैसे भरना है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कि अंडरटेकिंग कैसे भरें, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट को नंबरिंग कर दीजिए, डेट डाल दीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उनके नाम लिख दीजिए। सपोज़ आपके पास 4 डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने 4 डॉक्यूमेंट के नाम लिख दिए उस अंडरटेकिंग में। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि उस डॉक्यूमेंट को जिस जिस फील्ड में आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, सबमिट नहीं किया है, उस अंडरटेकिंग को जो आपने स्कैन किया है उसको हर जगह अपलोड कर दीजिए। अंडरटेकिंग को अलग से अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके सपोर्ट में आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं। क्लियर है? ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे थे कि अंडरटेकिंग कहाँ अपलोड करना है। अंडरटेकिंग वहीं अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के फील्ड में अंडरटेकिंग को आप स्कैन करके पहले तो फिल कर लीजिए कलम से, और उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको कोई परेशानी हो। मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि अभी फ़िलहाल आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रोविजनल एडमिशन लेने में। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब फिजिकल होगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है। अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो उसी को अपलोड कर दीजिए, लेकिन आप सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? और ज़्यादा रिस्क लगा नहीं लेना है तो अंडरटेकिंग को अपलोड कीजिए, कंसीडर कर लिया जाएगा। एक सवाल आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट हमेशा आपके पेरेंट यानी फादर का, मदर का, या फिर आपके कोई गार्जियन है उनका लगेगा। स्टूडेंट का नहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई इनकम होता नहीं है। वही कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट बिलोंग करते हैं आप। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए या दूसरे कैटेगरी वालों के लिए अगर वो कॉलम आ रहा है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप उसमें अंडरटेकिंग भर के अपलोड कर दीजिए कि नॉट वैलिड फॉर यू, नॉट अप्लीकेबल फॉर यू, ठीक है? क्लियर है? वहीं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल क्लेम कर रहे हैं, एससी एसटी क्लेम कर रहे हैं, या डिफेंस कोटा क्लेम कर रहे हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग अपलोड कर दीजिए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि बाद में आप डॉक्यूमेंट देंगे। एक और कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए फाइनल ईयर के, या फिर उनको कोई दिक्कत है, रिज़ल्ट नहीं आया, उनको अगर एडमिशन मिल भी जाता है, अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए कि एडमिशन होने के बाद, क्लासेस शुरू होने के बाद कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, ऐसा है कि मार्कशीट नहीं आई तो वो चलेगा। लेकिन ऐसा है कि आपने पास ही नहीं किया और आपको एडमिशन मिल जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग डाउट में रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या करें डॉक्यूमेंट्स का, कैसे अपलोड करें, क्या नंबरिंग करें, कहाँ कैसे करें। अरे परेशान क्यों होना, इसी चैनल पर तो सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। कितना खर्च आएगा, कहाँ रहेंगे, हॉस्टल नहीं है, हाँ हॉस्टल नहीं मिलेगा तो बाहर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आराम से आप रह सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हॉस्टल मिलता भी है तो छोड़कर वो बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसेस बाहर वो मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा सस्ते में भी रह सकते हैं उनके बजट के हिसाब से। कुछ लोग दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से कुछ लोग बाहर रहते हैं। गर्ल्स के लिए तो यूनिवर्सिटी के गेट पर ही कई गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ आप आराम से रह सकते हैं, बॉयज़ भी रह सकते हैं, तो रहना कोई बड़ा इशू नहीं है। लाइब्रेरी फंक्शनल है, 24 घंटे अभी नहीं चलती है, लेकिन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो ऑफिस आवर है उसी पर लाइब्रेरी चलती है, और किताबें अच्छे से रीडिंग रूम में आप जाके पढ़ सकते हैं। टीचर्स रेगुलर क्लासेस लेते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस मस्ट है 75%, 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। और पता है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में अपीयर होने नहीं मिला तो ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड सेमेस्टर आपको कंटिन्यू होगा, आपको 1 साल ड्रॉप हो जाएगा, अगले साल ही जाकर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उतनी अटेंडेंस आपको पूरी करनी होगी क्लास करके। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आपको रेगुलर क्लासेस की आदत नहीं है तो यहाँ आके रेगुलर क्लासेस करने की आदत डालनी होगी। सुबह 9 से 5 बजे तक एक स्टैंडर्ड शेड्यूल होता है, हो सकता है क्लासेस 10 बजे से हों, बीच में ब्रेक होता है 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता है, बीच में क्लासेस के बीच में भी ब्रेक होता है, प्रैक्टिकल के बीच में भी ब्रेक होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइमिंग क्लासेस का 9 to 5, 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे यहाँ छुट्टी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। और वहीं कुछ छुट्टियां लंबी होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा की छुट्टी 1 हफ्ते के आसपास की हो जाती है करीब करीब। छठ की छुट्टी थोड़ी सी, छठ दिवाली की लंबी छुट्टी हो जाती है, तो ये 2 लंबी छुट्टी है। उसके बाद विंटर वेकेशन 1 हफ्ते का होता है, समर वेकेशन करीब करीब 1.5 महीने का होता है।
तो यही छुट्टियां हैं, क्योंकि छुट्टियों पर भी आपके सवाल आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि जवाब दे दूं। अभी तक मैं जो बातें कर रहा था कॉमन कर रहा था, कुछ बातें यूजी के लिए एक्सक्लूसिव हैं, कुछ यूजी पीजी मिलाकर हैं। पीजी वालों के लिए आता हूँ। उससे पहले एक बात और है कि कुछ एक व्यूवर है, सब्सक्राइबर, वो बोल रहे हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें लिखा हुआ नहीं है, अरवल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ नहीं है। टेंशन मत लीजिए, नीचे टाइप करने के लिए भी ऑप्शन है, तो आप मैनुअली अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपके फॉर्म को काउंसलिंग और फर्दर एडमिशन के लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो आप मैनुअली टाइप कर दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन नीचे लिखने को कहा गया वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं OU या इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार लिखिए, ठीक है, क्लियर है। इसी के लिए आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। पीजी वालों के लिए एडमिशन के बाद क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है हॉस्टल अलॉटमेंट की, और 17 तक लोगों को अलॉटमेंट भी लेना है। तो कल के बाद अगर जो सीटें खाली रहेंगी, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है उन लोगों के लिए सेकेंड हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में कई लोगों का नाम हो सकता है। वो लोग जो थोड़े से निराश हैं कि उन्हें हॉस्टल नहीं मिला है, परेशान मत होइए, हॉस्टल मिलेगा आपको। आप वेट कीजिए, 17 के बाद किसी दिन भी नोटिफिकेशन आ सकती है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था पहले, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, DSW ऑफिस जाइए, पर्सनली एप्लीकेशन दीजिए वहाँ, या जो भी वो गाइड करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आगे भी हॉस्टल मिलने के चांसेस होते हैं। वहीं एडमिशन से रिलेटेड बात करें, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन कब होगा या पेड सीट पर कब होगा। अभी यूनिवर्सिटी वेट कर रही है, इसलिए वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि BHU के एडमिशन्स कंटिन्यू हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी कंटिन्यू हैं। अभी और भी लोग कैंसिल करवाएंगे, तो कैंसिल करवाने के बाद जिन कोर्सेज़ में वेटिंग लिस्ट में हैं लोग, उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा। जिन कोर्सेज़ में वेटिंग लिस्ट में लोग नहीं हैं, वहाँ पे स्पॉट एडमिशन हो सकता है, और उसमें से कुछ सीटें पेड सीट में जा सकती है। यही प्रोसेस फॉलो करेगी यूनिवर्सिटी, जो भी आगे की प्रक्रिया है। तो इस लाइव सेशन में मैं आया और आप लोगों से बातें की। वजह ये थी कि इस सवाल के जवाब मुझे प्रॉपर देना था। आप लोग जो बीच में पूछते हैं, जंबल अप हो जाता है, मैं सही से जवाब नहीं दे पाता हूँ, मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैंने क्या बातें की। तो मुझे लगा कि यह तरीका ठीक है, आपके साथ आऊँ, आपके जो कॉमन सवाल हैं उन सवालों का जवाब दूँ, ताकि आपको भी अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। वही बात आती है कुछ और चीज़ों की, कुछ और आपके सवाल हैं, तरह तरह के सवाल है कि एडमिशन कैंसिलेशन कब तक करा सकते हैं। एडमिशन कैंसिलेशन अभी करवा सकते हैं, अभी डेट आई नहीं है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन कैंसिलेशन से पहले कई बार सोच लीजिएगा, क्योंकि एक बार कैंसिलेशन करवाएंगे तो दोबारा से आपको एडमिशन किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष।